अदिति, तुम जानती हो पिताजी के जाने के बाद माँ कितनी अकेली हो गई है और ऊपर से उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं चल रहा। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि अब माँ को इस घर में ही ले आता हूँ। वह हमारे साथ रहेंगी और बंटी उनका दिल लगा कर रखेगा। बंटी को भी दादी का प्यार मिल जाएगा और तुम्हें भी उसे संभालने में कोई परेशानी नहीं होगी। अदिति, बस मुझे तुमसे यही कहना है कि मेरी माँ को भी अपनी माँ ही समझो, उन्हें कभी सास मत समझना। पिताजी के जाने के बाद उनकी ज़िंदगी में एक अकेलापन आ गया है। मैं तुमसे बस यही सब चाहता हूँ कि तुम उनका यह अकेलापन दूर कर दो। अपनी माँ के लिए परेशान अजय ने अपनी पत्नी अदिति से कहा। हालांकि अपनी सास के साथ रहना अदिति की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, लेकिन अपने पति का माँ के प्रति प्यार को देखकर वह चुप रह गई। बस एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ उसने सिर हिला दिया। अगले दिन अजय अपनी माँ सरला जी का सामान पैक करवाकर उन्हें अपने साथ घर ले आया। माँ, बस एक बात याद रखना, यह घर मेरे और अदिति से पहले आपका है। इस घर में वही होगा जो आप चाहेंगी। अजय की बातें सुनकर जहाँ सरला जी को अपने बेटे पर फख्र हुआ, वहीं अदिति अंदर ही अंदर जल कुड़ रही थी। सरला जी ने आते ही किचन का सारा काम संभाल लिया। अदिति भी अब घर के काम से बेफिक्र हो गई थी। अदिति का मायका शहर में ही था, लेकिन यह सोचकर कि उसके पति का खाना कौन बनाएगा, अदिति अपने मायके रहने नहीं जा पाती थी। लेकिन अब सरला जी के आने के बाद अदिति अपने बेटे को लेकर कुछ दिन के लिए मायके रहने चली गई। चलो, एक बात तो अच्छी हो गई जो तुम्हारी सास यहाँ रहने आ गई। अब तुम किसी भी समय और कितने भी दिनों तक हमारे साथ रह सकती हो। मायके पहुंची अदिति से उसकी माँ ने कहा। हाँ माँ, ये बात तो बिल्कुल है, लेकिन तुम्हारे दामाद तो पूरा श्रवण कुमार है, अपनी माँ का तो हद से ज़्यादा ख्याल रखते हैं। बेटा, तुम्हारी सास बहुत सीधी बनती है। ये सीधापन दिखाकर ही उन्होंने तुम्हारे पति को मुट्ठी में किया हुआ है, लेकिन उनके इस मायाजाल में बिल्कुल मत फंसना, नहीं तो वह तुम्हें भी अपनी उंगलियों पर नचाएंगी। इसीलिए अपनी सास से ज़रा होशियार ही रहना, और ज़्यादा परेशान करें तो उन्हें अपने घर चलता कर देना। अभी अदिति का अपने मायके में पहला ही दिन था कि उसकी माँ ने उसके साथ ऐसा अनमोल ज्ञान बांटना शुरू कर दिया, या यूँ कहिए कि अपनी ही बेटी को अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने की सलाह देनी शुरू कर दी। कुछ दिन यूँ ही बीत गए। आज अजय का जन्मदिन था और अदिति भी मायके से आने वाली थी, तो अजय अदिति को मायके से लाने चला गया। सरला जी को अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर लेट गईं। लेटे लेटे याद करने लगीं कि किस तरह सालों पहले वह अपने बेटे की सालगिरह पर उसकी पसंद का खाना और केक बनाकर उसे सरप्राइज़ देती थी। आज अब इतने सालों के बाद वह अजय के साथ हैं, तो उन्होंने उसे फिर से सरप्राइज़ देने का सोचा, और बीमार होने के बाद भी अजय की पसंद का केक और दूसरी मज़ेदार चीज़ें बनाने में लग गईं। बड़ी खुशी के साथ बेटे बहू के आने से पहले पहले सब कुछ तैयार करके रख दिया और कुर्सी पर बैठकर बच्चों के आने का इंतज़ार करने लगी। सोचकर मन ही मन खुश हो रही थी कि इतने दिनों बाद अपने बर्थडे पर सरप्राइज़ देखकर अजय के बचपन की यादें ताज़ा हो जाएंगी, और 1.5 साल के बंटी को भी केक अच्छा लगेगा। 1 घंटे के बाद गाड़ी का हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी, तो सरला जी ने दरवाज़ा खोल अजय और अदिति गाड़ी में से बैग और अपना सामान निकाल रहे थे, तो सरला जी बंटी को उठाकर अंदर ले आईं। इतने दिनों बाद बंटी से मिलकर सरला जी के चेहरे पर अलग ही खुशी दिखाई दे रही थी। बेटा बहू जैसे ही अंदर आए तो हैरान रह गए। घर खाने की खुशबू से महक रहा था। अजय हाथ धोकर आया तो इतने में सरला जी ने जल्दी से केक उठाकर ले आईं और सारा खाना टेबल पर लगा दिया। अजय के आते ही बोली, जन्मदिन मुबारक हो बेटा, जुग जुग जियो। इतने सालों बाद माँ के हाथ का बना केक देखकर अजय की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अजय ने जैसे ही केक काटा तो माँ उस केक खिलाने लगी। इतने में बहू तपाक से बोली, अरे ये क्या कर रहे हैं आप, और इतना सब बनाने की क्या ज़रूरत थी, कम से कम फ़ोन करके पूछ तो लिया होता, हम तो बाहर से खाना खाकर आए हैं। बहू की बात सुनकर सरला जी कुछ हैरान सी हो गईं, तो अजय बोला, माँ वह बात यह है कि अदिति के भाई बहन पार्टी की जिद कर रहे थे, इसीलिए हम लोगों ने बाहर ही खाना खा लिया था। लेकिन माँ, बाहर आपके हाथ के खाने के जैसा स्वाद कहाँ, मुझे तो ये खाना देखकर दोबारा भूख लग रही है। अजय ने केक का टुकड़ा मुंह में डालते हुए कहा, तो सरला जी ने खुश होकर प्लेट में खाना परोस दिया। जैसे ही सरला जी बंटी को थोड़ा सा केक खिलाने लगी तो अदिति ने बंटी को झट से हटा दिया। नहीं माँ, हमने अभी बंटी को भी खाना खिला दिया है, उसका पेट भरा हुआ है, अगर ज़्यादा खाना खाएगा तो ऐसा ना हो तबीयत ख़राब हो जाए, और मुझे भी भूख नहीं है। कहते हुए वह बंटी को लेकर कमरे में चली गई। लेकिन अजय ने भूख ना होते हुए भी अपनी माँ का दिल रखने के लिए एक रोटी खा ली। यह सब देखकर सरला जी की दिल
खुशी से भर गया। लेकिन कुछ सोचते हुए अपने कमरे में बैठी हुई अदिति के कलेजे पर सांप लौट रहे थे। खाना खाकर जैसे ही अजय अंदर आया तो अदिति का फूला हुआ मुंह देखकर वजह पूछी तो अदिति तो जैसे उस पर बरसने को तैयार बैठी थी। मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही कि जब भूख नहीं थी तो खाना खाने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें। अरे पर मेरी माँ ने मेरे जन्मदिन के लिए इतने दिल से खाना बनाया, मेरा फेवरेट केक बना कर रखा। उसे खाने में मेरी माँ का प्यार था, मैं ऐसे कैसे खाने से मना कर सकता था। अच्छा 10 दिन पहले की ही बात है, जब आप मुझे मायके छोड़ने गए थे तो मेरी माँ ने भी आपके लिए खाना बना कर रखा हुआ था। लेकिन आपने उस समय ये कहकर मना कर दिया कि मैं घर से खाकर आया हूँ, पेट में बिल्कुल जगह नहीं है। और यहाँ अपनी माँ के हाथ का बनाया खाना खाने के लिए पेट में जगह बन गई। तो इसका मतलब मेरी माँ के लिए कोई कदर नहीं है आपके दिल में। उनके खाने की भी थोड़ी सी इज्जत रख ली होती। पत्नी की बात सुनकर अजय भी भड़क उठा। किस बात को कहाँ ले जाती हो, कुछ समझ नहीं आता। मैं तुम्हारे परिवार के साथ ही पार्टी करने गया था और यहाँ सुबह से मेरी माँ की तबीयत ख़राब थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे जन्मदिन को ख़ास बनाने के लिए इतना सब इंतज़ाम करके रखा। हम बाहर से पार्टी करके आए, इस पर भी उन्हें कोई एतराज़ नहीं। यदि मैंने उन्हें खुश करने के लिए थोड़ा सा खाना खा लिया तो इसमें तुम्हारे परिवार की बेइज्जती कहाँ से हो गई। तुम्हें तो केवल अपनी माँ की ही खुशी की फिक्र है, लेकिन मेरी माँ पर क्या गुजरेगी यह तो तुमने नहीं सोचा। इतनी बात तो तुम्हारी माँ को भी समझ में आनी चाहिए कि वह हमारी खुशी में ही अपनी खुशी देखें। यदि एक दिन उनके हाथ का बनाया खाना नहीं खाते तो कोई आसमान तो नहीं टूट पड़ता। पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे और यही बातें सरला जी को बाहर तक सुनाई दे रही थी। बहस खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी और इधर सरला जी यह देखकर हैरान थी कि उनकी बहू के दिल में उनके लिए कितना जहर भरा हुआ है, क्योंकि आज तक उन्होंने अपने बेटे बहू की ज़िंदगी में कभी दखल नहीं दिया था। बेटे की शादी करने के बाद जब अदिति उनके घर आई थी तो उन्हें ऐसा लगा था कि उनकी ज़िंदगी में बेटी की कमी पूरी हो गई है। उन्होंने अदिति को कभी बहू समझा ही नहीं था, लेकिन इस पर भी वह खुश नहीं थी। ये सोचकर सरला जी बहुत उदास हो गई। मन ही मन सोचने लगी कि बेटे की बात मानकर यहाँ क्यों चली आई। जैसे तैसे मामला शांत हुआ। कुछ ही दिन बीते कि बहू अदिति सरला जी के पास आई और बोली, माँ जी, विदेश से मेरे बड़े भैया और भाभी आए हुए हैं, तो मैं आज रात उन्हें खाने पर बुलाया है। उनके साथ साथ मेरे परिवार के सभी लोग भी रात को घर पर आ रहे हैं। कुल मिलाकर मेरे घर से 10 लोग तो हो ही जाएंगे और यहाँ हम लोग भी हैं। तो आज रात के लिए आप 15 लोगों का खाना बना दीजिएगा। मुझे कुछ सामान के लिए मार्केट जाना है। इतने समय बाद भैया भाभी आ रहे हैं तो उनके लिए कुछ गिफ्ट्स भी लेने हैं। बहू, आजकल के ज़माने में तो ऑनलाइन भी खाना ऑर्डर किया जा सकता है, तो परेशान क्यों होना, खाना बाहर से ही मंगवा लो। माँ जी, आप तो जानती ही हैं कि मेरे पिताजी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती और भैया भाभी भी क्या सोचेंगे कि अपने घर पर बुलाया और अपने हाथ का खाना भी नहीं खिलाया। तुम्हारी बात ठीक है बहू, अगर घर का बना खाना इतना ही ज़रूरी है तो कोई बात नहीं, मैं ही खाना बना लूँगी। रात के खाने की तैयारी करने के लिए सरला जी दोपहर से ही काम में लग गई थी। बिना रुके काम करते रहने से उन्हें बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही थी। फिर भी वह काम में लगी रही, लेकिन अचानक उन्हें बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगे तो जाकर वह सोफे पर बैठ गई। तब तक अजय भी आ चुका था। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर तुरंत उन्हें चेकअप के लिए ले गया तो पता चला कि बीपी लो हो गया था। माँ की तबीयत बिगड़ी हुई देखकर अजय ने अदिति को प्रोग्राम कैंसिल करने के लिए कह दिया। 2 घंटे बाद जब तबीयत कुछ ठीक हुई तो अजय अपनी माँ को लेकर घर आया। अदिति ने अपने परिवार के लोगों के आने का प्रोग्राम तो कैंसिल कर दिया, लेकिन अगले दिन अदिति ने अपनी सासू माँ को खूब सुनाई। ऐसी कौन सी बीमारी थी सासू माँ जो 2 घंटे में ही ठीक हो गई। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मेरे परिवार वालों का इस घर में आना आपको अच्छा नहीं लगता, इसीलिए आप बीमारी का नाटक कर रही थी। इस पर सासू माँ ने कहा, बेटा, मेरी तबीयत सच में ख़राब थी, मैं भला नाटक क्यों करूँगी। लेकिन अदिति ने अपनी सासू माँ का यकीन नहीं किया। उसके बाद तो उसने उनसे सीधे मुंह बात करना भी छोड़ दिया। बहू के बर्ताव से कभी कभी सरला जी का इस घर में दम घुटने लगा था। कई बार अपने बेटे अजय को अपने पुराने घर वापस ले जाने के लिए कह चुकी थी, पर अजय उन्हें वापस जाने नहीं देता था और हमेशा टाल मटोल कर देता था। लेकिन बंटी अपनी दादी के साथ काफ़ी घुल मिल गया था। उसे दादी का साथ बहुत अच्छा लगता था। वह तो रात को भी कहानी सुनता रहता था और अपनी दादी के पास ही सो जाता था। सरला जी बंटी के सहारे ही अपना समय काट लेती थी।
एक दिन अदिति बाजार से शॉपिंग के लिए गई हुई थी तो बंटी को दादी के पास ही छोड़कर गई। दादी भूख लगी है कहते हुए बंटी सरला जी से कुछ खाना मांगने लगा। बंटी को खाने के लिए जैसे ही सरला जी किचन में गईं तो फर्श पर पानी गिरा होने के कारण अचानक उनका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गई। कमर में बहुत तेज़ दर्द शुरू हो गया। सरला जी उठने में असमर्थ थी, फिर भी जैसे जैसे करके फ़ोन के पास पहुंची और अपने बेटे को फ़ोन लगाकर सारी बात बता दी। अजय जल्दी से घर पहुंचा और अपनी माँ को बिस्तर पर लिटाया। अदिति को फ़ोन लगाया। अदिति माँ रसोई घर में फिसल गई हैं और दर्द के कारण करा रही हैं। मुझे उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना है। मैं बंटी को अकेले घर पर नहीं छोड़ सकता। तुम जल्दी से आ जाओ। एक तो जब से आई हैं तब से बीमारी का बहाना किए बैठी हैं और अब ये नई मुसीबत। न जाने ये माँ बेटा मुझे चैन से जीने भी देंगे या नहीं। मन ही मन बड़बड़ाते हुए अदिति घर पर आ गई। डॉक्टर को दिखाया, जांच करवाई तो डॉक्टर ने बताया कि उनकी मसल्स में खिंचाव आ गया है, लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं। डॉक्टर ने कुछ समय के लिए उन्हें बेड रेस्ट करने की सलाह दी। डॉक्टर की बात सुनकर अजय को तसल्ली हुई। उसने अपनी पत्नी को माँ का ख्याल रखने के लिए सख्त हिदायत दी और एक काम वाली बाई भी लगा दी ताकि माँ का ख्याल रखते हुए अदिति पर बाकी कामों का बोझ ना पड़े। अजय की हिदायत पर अदिति भी अपनी सासू का ख्याल रखने लगी। उन्हें कोई काम नहीं करने देती थी। अदिति की माँ को जब अपनी समधन के बारे में पता चला तो उन्होंने भी हालचाल जानने के लिए सरला जी को फ़ोन किया। चिंता मत कीजिए समधन जी, जल्दी ही आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बच्चे आपका अच्छे से ख्याल तो रख रहे हैं ना? अरे बच्चे तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और अदिति तो मुझे बिस्तर से उठने ही नहीं देती। सरला जी मुस्कुराते हुए कहने लगी। कुछ दिन बीते। सरला जी अब पहले से अच्छा महसूस कर रही थी। एक दिन उन्होंने अपने पुराने घर में जाने की इच्छा जताई। बस बेटा, बहुत सेवा करवा ली तुम लोगों से, अब मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। इस पर अजय ने कहा, माँ ये आपका ही घर है, अब आप यहीं रहोगी और कहीं नहीं जाओगी। सोचो अगर आप उस घर में अकेली होती और वहाँ गिर जाती तो कौन देखने आता आपको। माँ बेटे की यह बात अदिति चुपचाप खड़ी हुई सुन रही थी और बिना कुछ बोले किचन में चली गई। सरला जी को उसके बर्ताव में फिर से बदलाव नजर आने लगे थे। एक दिन अदिति को पार्टी में जाना था। अजय घर पर ही था तो अदिति ने अपने बेटे बंटी को अजय के पास ही बिठा दिया। अजय को ज़्यादा परेशान ना करे इसीलिए मोबाइल फ़ोन में गेम लगाकर उसके हाथ में थमाकर पार्टी के लिए चली गई। अपने बेटे को फ़ोन लगाकर देते हुए उसे ये ख्याल भी नहीं आया कि उसका मोबाइल अब अनलॉक हो चुका है और कोई भी उसके मोबाइल में मैसेज पढ़ सकता है। काफ़ी देर से बंटी मोबाइल पर गेम खेल रहा था। जब तक बंटी मोबाइल देखता था तब तक खुश रहता था, लेकिन अजय ने जैसे ही उसके हाथ से मोबाइल लिया तो वह रोने लगा। तो अजय बंटी के साथ बातें करने लगा। बंटी के साथ हंसते बतियाते अजय ने देखा कि अदिति के मोबाइल पर लगातार मैसेज आ रहे हैं। अदिति कभी भी अपना मोबाइल अनलॉक नहीं छोड़ती थी और ना ही कभी अजय की दिलचस्पी होती थी यह जानने की कि अपने मायके वालों से वह क्या बातें करती है। मोबाइल बार बार बज रहा था तो अजय की नज़र एक मैसेज पर पड़ गई। अदिति, तेरी सासू माँ ने वापस घर जाने के बारे में कुछ सोचा या नहीं? मुझे तो चिंता हो रही है मेरी बच्ची के कहीं अपनी सास की सेवा करते करते तू ही बीमार ना हो जाए। पहले तो हम जब मर्जी तेरे घर आ जाते थे, लेकिन जब से तेरी सासू माँ घर आई है मैं तो तुझे फ़ोन पर भी ढंग से बात नहीं कर पाती। जैसे ही वह थोड़ी ठीक होने लगे उन्हें वापस अपने घर भेज देना। इस सास नाम की मुसीबत को अब और ज़्यादा झेलने की ज़रूरत नहीं। और अब अगर वह श्रवण कुमार उन्हें जाने से रोके तो मायके जाने की धमकी दे देना। अजय ने जैसे ही अदिति की मम्मी का मैसेज पढ़ा उसे तो जैसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। सामने इतनी चिकनी चुपड़ी बातें करने वाली उसकी सास के दिल में उसकी माँ के लिए इतनी कड़वाहट भरी हुई थी। ये सोचकर अजय की हैरानी अब गुस्से में बदल चुकी थी। वह अदिति के आने का इंतज़ार करने लगा। जैसे जैसे उसका इंतज़ार बढ़ता जा रहा था उसका गुस्सा सातवें आसमान तक पहुंचता जा रहा था। इस बीच अजय ने सारा मामला अपनी माँ के सामने भी साफ कर दिया। अजय की बातें सुनकर उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम बहू को कुछ मत कहना, ये सब मेरी ही वजह से हो रहा है। तुम मुझे मेरे घर छोड़ दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे ही अदिति घर आई अजय ने उसे उसका मोबाइल दिया। अजय के हाथ में मोबाइल लेते हुए अदिति को याद आया कि मोबाइल पर तो उसकी माँ के मैसेज आते हैं, कहीं अजय ने देख तो नहीं लिए। आज उसे थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन अजय के चेहरे पर गुस्सा नहीं था। इसका मतलब सब ठीक है। अदिति को इस बात की तसल्ली हुई। इस समय अजय ने कहा, चलो अदिति आज तुम्हारे मायके चलते हैं।
अपनी माँ के घर जाने की बात सुनते ही अदिति जल्दी से तैयार होकर बंटी को उठाकर आ गई। छुट्टी का दिन था, इसीलिए सभी लोग घर पर ही थे। बेटी दामाद को आया देखकर अदिति के पिता ने कहा, अरे दामाद जी आए हैं, कुछ चाय नाश्ता तो लेकर आओ। अजय ने बड़ी नरमी से कहा, नहीं पापा जी, मैं तो बस आपकी अमानत आपको लौटाने आया हूँ। अजय की बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए। कौन सी अमानत? ससुर जी, आप अपनी बेटी को अपने पास ही रखिए, मेरे घर में अब इसकी कोई जगह नहीं है। यह सुनकर अदिति बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? साफ साफ बताओ बेटा, बात क्या हुई है? ससुर जी ने हैरानी से पूछा। तो अजय बोला, ससुर जी, यह बात आप सासू माँ और अपनी बेटी से ही पूछिए तो बेहतर होगा। अदिति की माँ हैरानी से अजय की तरफ देखने लगी और गुस्से में बोली, दामाद जी, आखिर आपको परेशानी क्या है, कुछ बताएंगे? परेशानी तो आप हैं सासू माँ, जो अपनी बेटी का घर बसने नहीं देना चाहती। अपनी पोल खोलते देखकर सासू माँ ने चुप रहना ही ठीक समझा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी माँ से इस तरह बात करने की? अदिति गुस्से में चिल्लाई। अदिति, इसमें गलत क्या है? तुम भी तो अपनी सास से इसी तरह बात करती हो। मैंने ऐसा कब कहा तुम्हारी माँ के बारे में? तो ठीक है, फिर आज दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाने दो। ससुर जी, अदिति से कहिए अपना मोबाइल अनलॉक करे। ये सुनते ही अदिति हड़बड़ा गई और मोबाइल अनलॉक करने से मना कर दिया, लेकिन अपने पिता द्वारा जोर दिए जाने पर उसे मोबाइल खोलकर देना पड़ा। अजय ने वह सारे मैसेज अपने ससुर जी को दिखाए जो अदिति और उसकी माँ ने एक दूसरे को भेजे हुए थे। मैसेज पढ़कर ससुर जी की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। पापा जी, सासू माँ यहीं बैठे बैठे हमारे घर पर पूरा कंट्रोल रखती हैं। ये बात कहाँ तक सही है? अपनी बेटी को सही बात समझाने के बजाय घर में कलेश कैसे करना है ये सिखाना कहाँ तक सही है? अदिति और उसकी माँ के मैसेज पढ़कर ससुर जी का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था और परिवार के सभी लोगों की हैरानी भरी नज़रों से उन दोनों पर ही टिकी हुई थी। जब सारा मामला साफ हो गया तो अदिति और उसकी माँ की आंखें शर्म से झुक गईं। अब अदिति से भी कुछ कहते नहीं बन रहा था, क्योंकि अब सभी को अदिति और उसकी माँ की करतूत के बारे में पता चल चुका था। अदिति के पिता ने उसकी माँ को गुस्से से फटकार लगाते हुए कहा, कुछ तो शर्म की होती, तुम्हारी इन हरकतों की वजह से हमारी एक बेटी तो पहले ही तलाक लेकर घर पर बैठी है और अब तुम दूसरे का घर भी तोड़ने चली थी। और अदिति, तुमने आइंदा कभी कोई ऐसी हरकत दोबारा की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ससुर जी ने अजय के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, माफ़ करना बेटा, हमें तो लगा था कि हमारी बेटी अपने घर में सभी को बहुत खुश रखती है, अपनी सास की बहुत इज्जत करती है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। अच्छा हुआ बेटा, आपने समय रहते इन सब बातों से हमें अवगत करा दिया। अपने ससुर जी को हाथ जोड़ते हुए देखकर अजय ने भी बड़ी विनम्रता से कहा, माफ़ करना पिताजी, किसी की बेइज्जती करना मेरा मकसद नहीं था, लेकिन जब मैंने अपनी माँ के खिलाफ साजिश होते देखी तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। बेटा अजय, अभी काम और कीजिए, हमारा मान रखते हुए आप अदिति को अपने घर वापस ले जाइए। अपने ससुर जी के कहने पर अजय अदिति और बेटे को लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। अदिति ने अपनी सासू माँ के साथ की जाने वाली बर्ताव तो अदिति की माँ ने भी अपनी समधन से माफ़ी मांगते हुए भविष्य में आगे कभी उनके मामलों में दखलंदाजी नहीं करने का वादा किया।